हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये मौर्यन एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट है भी है या नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका भ्रम मैं ये दूर कर दूं कि केवल और केवल मौर्यन एम्पायर इस छोटे से टॉपिक से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है कि टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को ये भ्रम है कि ये छोटा टॉपिक है तो ये भी भ्रम दूर कर देता हूँ, ये इतना भी छोटा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है आगे चलते चलते इसके अंदर आपको लगे कि नहीं, मेरे को ये नहीं याद करना, मेरे को वो नहीं याद करना, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा कि भाई ये चीज़ें आपको याद करनी ही है। और वो पत्थर पे लकीर है कि आप कुछ भी उसमें से छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो एग्जाम का स्तर है ना, जो एग्जाम का लेवल है, वो वैसा नहीं रह गया कि हम केवल और केवल बुलेट पॉइंट 4 बुलेट पॉइंट पढ़ लिए और काम हो गया। तो फिर तो मेरे लिए भी बहुत आसान होता इस सेशंस को बनाना और मैं शायद 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी आपको कंप्लीट जीएस करवा देता अगर वैसा ही होता तो। लेकिन आप देखिए कि मेरा भी पूरा का पूरा जोर लग रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही कुछ भी उठा के आपको दे रहा हूँ। आप देख ही रहे होंगे, इन सेशन की पावर को देख रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में है तो वो हमारा VOD 1 बैच हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, आप उसको देखिए। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेंस लेवल तक हम जाएं, है ना, तो उसके लिए समय लगेगा। 3-4 महीने का हमेशा एक बैच को समय लगता है। तुरंत आप चीज़ें करेंगे तो कभी भी क्या है कि आधी अधूरी चीज़ें सफल नहीं बना सकती हैं। आपको हमेशा जो है डिटेल्ड स्टडी करनी ही पड़ेगी आज के सिनेरियो के हिसाब से, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आप फिर गलत जगह पे आ गए अगर आप केवल बुलेट पॉइंट्स देखने के लिए आए हैं ना। तो फिर तो आप किसी भी अरे गहरे का बैच ले लीजिए, हमारा बैच लेने की क्या ज़रूरत थी फिर तो, है ना। अब यहाँ पे देखो कि ये जैसे कि मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पार्ट्स में करना पड़ेगा अपने को। हम ये नहीं कर सकते कि आज मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक करवा दूँ, वो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको भी मज़ा नहीं आएगा और वीडियो का जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं डेटा का इशू आता है। ठीक है, तो वो मैं पार्ट्स में कर दूंगा। अच्छा, ये देखिए कि जब भी आपने देखा होगा कि पौराणिक लोग जो जैसे मान लो कि ग्रीक वगैरह से आ रहे होते थे, अब हमारे लिए तो थोड़े अजीबोगरीब से ही होते थे, है ना। हमने देखे नहीं होते थे ऐसे लोग और ना ही ऐसे नाम सुने होते। तो अब उस टाइम पे क्या कोई बंदा ये बोल सकता था अलेक्जेंडर, है ना, नहीं बोल सकता था, है ना। तो वहाँ अब देखो ना, संस्कृत भाषीय लोग हैं या हिंदी बोल रहे, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ऐसी भाषा तो इंग्लिश नहीं बोली पाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे जो हमारे देश के लोग अलेक्जेंडर को क्या बोलते थे, अलक्षेंद्र ये मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें थी, है ना। तो ऐसे ही आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनको वहाँ के लोग क्या बोलते थे, मतलब ग्रीस के लोग एक तरह से क्या बोला करते थे, सेंड्रोकोटस, एंट्रोकोटस, सेंटोकॉप्स, मतलब अलग अलग नाम दे रखे हैं इनके। अब ये जो है ग्रीक भाषा के लोग ऐसा बोला करते थे। तो सिंपल सी बात है, आपको इनको सबको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहीं भी ये नाम आ जाए आप, स्पेशली इसके अंदर जो ये सेंड्रोकोटस नाम है ना, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। लेकिन फिर भी बाकी के नाम भी आ सकते हैं, तो आपको ये सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य के याद रखना। और जो विशाल है, ये लो कास्ट को बोला जाता है। तो आपको ये क्लियर कर दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक दलित कह सकते हो या लो कास्ट के व्यक्ति कह सकते हो, ये क्षत्रिय नहीं थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय थे, फालतू की बातें हैं, लो कास्ट के पर्सन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको केवल ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर यानी कि, तो उसके बारे में बस 4-5 पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा कि अलेक्जेंडर का जो यानी कि सिकंदर का जो बर्थ है वो 356 BC में मैसिडोनिया में हुआ। फादर इनके फिलिप हैं, टीचर जो है इनके एरिस्टोटल हैं, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो डेथ होती है इनकी वो 323 BC में बेबीलोन इराक के अंदर होती। केवल और केवल सिकंदर के बारे में आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो अब हम जो है अपना चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए कि धनानंद जो है, मैं धनानंद तक आपको बता चुका हूँ, उसकी स्टोरी बता चुका हूँ। धनानंद चाणक्य की बेइज्जती कर चुका है। अब एक बेइज्जत ब्राह्मण जो है राजमहल से बाहर आ रहा है और दिमाग में पूरा कशमकश है, एक ही चीज़ चल रही है कि कैसे अपनी शिखा को बांधा जाएगा वापस से, क्योंकि शिखा को खोल लिया है और प्रण लिया है कि इसको बांधूंगा तभी जब मैं अखंड भारत का निर्माण कर दूंगा और अपनी इस बेइज्जती का बदला धनानंद से ले लूंगा। लेकिन अब ये लिया कैसे जाए, क्योंकि 1 मैन आर्मी तो कुछ नहीं कर सकती, और स्पेशली कि वो तो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के पास ज्ञान है, शक्ति तो नहीं है ना दोस्त। तो उसका क्या किया जाए, कहाँ से अर्जित की जाए, किसको लेके आया जाए। तो चल रहे हैं। अब देश से भी निकाल दिया गया है ना,
तो लगे हुए हैं चलने। अब पैदल यात्रा करते 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 एक जगह पहुंचते हैं और वहां पे एक लड़के के कर्तव्य देख रहे होते हैं। अब देखो कि इस ब्राह्मण को चाहिए क्या था, इसको चाहिए था एक ऐसा लीडर जो इसकी बात सुन पाए, जो पूरा का पूरा इतना टैलेंटेड हो कि जिसको ये निखार पाए, यानी कि उसके अंदर इनबिल्ट हो, उसके जीन्स में हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए था। और जो अपने गुरु का बदला ले पाए, साथ में अखंड भारत का निर्माण कर पाए, यानी कि चाणक्य की विजन को अंजाम दे पाए। यानी कि विजन जो है ना वो क्लियर है यहाँ पे चाणक्य को अपनी, कि मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है, ठीक है। और जितने भी ये विदेशी आक्रमणकारी आते हैं इनसे पूरा का पूरा एरिया को सेफ गार्ड करके रखना है। लेकिन अब कशमकश तो वही है ना कि भैया बंदा मिले तो मिले कहाँ से लिया जाए। तो चलते चलते अब पहुंच रहे हैं ना एक गडरियों के झुंड के पास खड़े हैं। वहां पे देखते हैं कि एक लड़का है गडरियों का जो बहुत अच्छे करतब कर रहा है, और उसके अंदर लग रहा है कि भैया जीन्स से लग रहा है, उसको देख के पहचान के चाणक्य कि भैया ये आदमी जो है ये मेरे को लग रहा है मेरे काम का है, इसको पकड़ ले जाता हूँ, है ना। तो घेर लिया उसको और ले गए पकड़ के कि चल तू यहाँ पे क्या भेड़े चरा रहा है, कल को तेरे को मैं राजा बनाऊंगा, है ये क्या कर रहा है खेल से, चल आजा तेरे को बढ़िया सी चीज़ें सिखाता हूँ। अब उसको जैसे तैसे घेर के ले गए और अच्छे से उसका जो है लालन पालन कर रहे हैं। अब लालन पालन इतना प्यार से नहीं हो रहा है कि मम्मी पापा की इतना अच्छा सा डंडे के जोर पे उसको पूरा का पूरा ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और आप देखिए कि चाणक्य तो वो हैं जो अर्थशास्त्र लिख रहे हैं, तो पूरा इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, अस्त्र शस्त्र युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसी कैसी फॉर्मेशन होनी चाहिए युद्ध के अंदर। क्योंकि युद्ध ये नहीं कि जाके और भिड़ लिए, है ना, वो मल युद्ध की बात नहीं हो रही है। वहां पे अगर आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन से हमला करना है, फिर आपकी व्यू रचना क्या होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें। फिर ज्योग्राफी के आधार पे कि कौन से एरिया की ज्योग्राफी, कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे रेतीला इलाका है, कहाँ पे कौन से एनिमल का इस्तेमाल हो सकता है, कौन सी टैक्टिक का इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो है उसको सिखा रहे हैं और उसके शरीर को पक्का बना रहे हैं, उसके मनोबल को मजबूत कर रहे हैं, ताकि वो इस लायक बन जाए कि कल को वो धनानंद के साथ दो दो हाथ कर पाए। अब कई साल तक उसकी ट्रेनिंग चल रही, क्योंकि बालक है अभी, बालक को तो बड़ा होने में भी समय लगेगा, लेकिन काफी समय तक जो है चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग अच्छी खासी चलती है, जिसमें चाणक्य उसको सब चीजें सिखा देते हैं। अब ये भाई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं ना, इन्हें लगता है कि अब देखो अब तो हम कर देंगे कुछ ना कुछ खेल। तो जैसे तैसे करके आसपास के कुछ लोगों को और घेरते हैं, अपने साथ मिलाते हैं और हमला कर देते हैं धनानंद के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि मगध के बीचों बीच जाके, राजगृह के पास जाके। अब यहाँ पे जो है खेल बदल जाता है भैया। धनानंद ऐसा थोड़ी है, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। तो धनानंद के पास लाखों की आर्मी, और ये भाई दो लौंडे जाके वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो हुड़दंग मचा रहे हैं। तो धनानंद अपने लड़कों को भेजता है कि भैया जाओ देख के आओ कि क्या कर रहे हैं ये लोग, हैं। तो वो आते हैं तो देखते हैं, अच्छा तो इन्होंने गदरफंड मचा रखा है, पकड़ लो इनको दोनों को, है ना। तो अब वहाँ पे इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। चाणक्य कहीं भाग रहे हैं, चंद्रगुप्त कहीं भाग रहे हैं, है ना, और बाकी क्या अगल बगल से इधर उधर से निकल के भाग रहे हैं, किसी को अता पता नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है। अब दौड़ते दौड़ते बेचारे पहुँचते जंगल में। जंगल में पहुँचे दोनों, गुरु और चेला, और देखते हैं कि एक माँ अपने बेटे को डांट रही है कुटिया के अंदर। और क्यों डांट रही है? क्योंकि बच्चे ने क्या किया, खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल के खाने की कोशिश की, तो खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डालते ही उसका हाथ जल गया। तो माँ ने डांटा कि जब खिचड़ी गर्म है तो उसको उसकी पेरिफेरी से, यानी कि बिल्कुल बाहरी बाहरी जगहों से खिचड़ी को खाओ, क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी ठंडी होती है ना। आप बिल्कुल बीचों बीच बेटा हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को थोड़ी सी समझ में आई कि भाई ये बात तो इन्होंने सही कही कि हमें भी बीचों बीच आक्रमण नहीं करना चाहिए था, हमें भी बाहर बाहर पे करना चाहिए था। तो अब ये जो है दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं कि भैया बाहर बाहर पे, है ना, कि ये जो है पूरा का पूरा एरिया धनानंद का, अगर धनानंद यहाँ बैठा है तो हम यहाँ पहले छोटा सा टुकड़ा खाएंगे, फिर यहाँ से छोटा, फिर यहाँ से छोटा, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटा जो एरिया है उसको अपने अंडर करते जाएंगे। अब यहाँ पे जब एरिया अंडर होते जाएंगे तो लोग भी इनके अंडर होते जाएंगे। ये जस्ट जैसे शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ किया, ऐसे हर कोई ऐसे ही करता है ना। तो यहाँ भी यही हो रहा था। तो छोटे छोटे करके एरिया अपने अंडर लेते गए, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी जब एरिया अपने अंदर ले लिया, तो अब ये जो है इतने पोटेंशियल हो गया इनके पास कि भैया अब धनानंद के साथ दो दो हाथ कर सकते हैं। अब जाके जो है वहाँ पे धनानंद को हरा देते हैं, और जहाँ पे सम्राट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और कौन बनाता है? वही ब्राह्मण जिसकी शिखा खुली थी, और आज टाइम आ गया था कि उसकी शिखा को वो बांध ले, क्योंकि बदला हो गया था पूरा और अखंड भारत का हो गया था निर्माण।
ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी चलती है। अब जो बर्थ है इनका 345 बीसी का बोला जाता है, और मौर्यन एम्पायर जो चलेगा वो 321 बीसी से 297 बीसी के आसपास की बातें होंगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा लगभग मोटे मोटे तौर पे 139 140 ईयर्स लगभग, है ना, इतना चलने वाला है। तो ये इस पूरी के पूरे श्रृंखला के अंदर ये कह सकते हैं कि एक कहानी थी। अब मैं इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। अब देखिए कि ये तो एक युद्ध ठहरा, लेकिन दूसरा युद्ध भी चंद्रगुप्त को जो है वो करना पड़ता है। चंद्रगुप्त को दूसरा युद्ध कौन सा मेन जो है इसका, वो है सेल्यूकस निकेटर से। अब देखो होता क्या है कि जो अलेक्जेंडर है उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है ना, 32-33 साल में वो लुढ़क लेता है, इतना ज़्यादा वो उसने आफत मचा रखी होती है। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे ही वो लुढ़कता है तो पूरा का पूरा एरिया जो है सिकंदर का 4 भागों में, 4 अलग अलग राजाओं में बंट जाता है। अब वहाँ पे जो है एक जो राजा है, एक कह सकते हैं वो ग्रीक राजा कौन है, सेल्यूकस निकेटर, जो पहले सिकंदर का या अलेक्जेंडर का जनरल हुआ करता था। अब ये किस एरिया में बैठा है, ये बलूचिस्तान के एरिया में बैठा है, जहाँ पे आज पाकिस्तान है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। बलूचिस्तान तो जस्ट एक छोटा एरिया है वहाँ पे। तो अब जो है चंद्रगुप्त की जो पूरा का पूरा राजपाट है वो बिल्कुल टच कर रहा है बलूचिस्तान को। अब जब पड़ोसी होंगे तो लड़ाई तो होगी, है ना। आज की डेट में भी यही देखिए, चाइना इंडिया की लड़ाई है, चाइना पाकिस्तान की लड़ाई है, दो पड़ोसी कहीं भी है तो बर्तन तो खड़केंगे, वही वाली बात है। अब यहाँ पे जो है ग्रीक्स ने सोचा कि चलो भैया, हैं इन भारतीयों पे तो कोई भी आक्रमण कर देता है, चलो हम भी पेल के आते हैं इनको, है ना। तो आ गया भाई सेल्यूकस निकेटर, उसने सोचा कि सिकंदर जो नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, हैं मैं हूँ सबसे बड़ा तानाशाह। तो आ गया यहाँ पे दो दो हाथ करने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास पूरी अच्छी खासी सेना थी, क्योंकि धनानंद को हराया था, तो धनानंद के पास तो पहले ही अच्छी खासी सेना थी, तो वो सारे रिसोर्सेज जो चंद्रगुप्त के पास थे, और बाकी चाणक्य की टैक्टिक्स तो है ही थी। तो यहाँ पे जो है सेल्यूकस निकेटर को बहुत तगड़ी हार फेस करनी पड़ती है, और इस हार के एवज में जो है चंद्रगुप्त ऐसे नहीं छोड़ता इसको। वो भी देखिए कि क्या क्या किया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखने, 305 बीसी के आसपास सेल्यूकस निकेटर जो है एक ग्रीक राजा, उसको हरा दिया जाता है, और वो क्या करता है, सरेंडर करता है लार्ज टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये लार्ज टेरिटरी काबुल के एरिया के पास, हेरात के एरिया के पास, है ना, गंधार के एरिया के पास, तो ये बहुत सारे, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज देता है, साथ में 500 एलिफेंट देता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये तो रहता ही है, ऑब्वियस सी बात है कि कल को अगर चंद्रगुप्त पे कोई अटैक करेगा तो ये जो ग्रीक्स हैं ये चंद्रगुप्त की हेल्प करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन चाणक्य जो हैं, यानी कि कौटिल्य जो हैं, वो इतने में खुश नहीं थे। चाणक्य सोचते हैं कि भैया कल को ये लोग मुकर भी तो सकते हैं, और अगर मुकर गए तो फिर चंद्रगुप्त क्या करेगा, क्या फिर से इतनी सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, है ना। तो फिर वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तगड़ा इंतजाम करते हैं कि सील लग जाए इस समझौते पे। अब वो पूरा का पूरा इंतजाम क्या है, दो ही चीज़ होती हैं यार, एक तो ब्रदरहुड अलायंस हो गया सबसे अच्छा, है ना, और या फिर मैट्रिमोनियल अलायंस, उससे भी अच्छा। तो मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो कहीं बेहतर ऑप्शन था, क्योंकि इन लोगों पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। तो मैट्रिमोनियल अलायंस में क्या होता है कि जो इसकी बेटी रहती है सेल्यूकस निकेटर की, वो है हेलेना, ठीक है। हेलेना बहुत सुंदर थी, है ना। अब ये जो हेलेना है, उस टाइम पे देखिए कि औरत से ज़्यादा पूछा नहीं जाता था, औरत को जो है बिल्कुल इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस में तुम्हारा काम आएगा, है ना। ज़्यादा उनको भाव इस तरीके से नहीं दिया जाता था। तो कहने का मतलब है कि हेलेना से तो पूछा नहीं गया, लेकिन क्या है कि चाणक्य ठहरे, तो वो बोलते हैं कि भाई सेल्यूकस, बात ऐसी है कि ये हम पूरे के पूरा समझौता तभी करेंगे जब तुम हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त से करवा दो। तो अब चंद्रगुप्त और हेलेना की होगी शादी, सिंपल सी बात है, तभी बात बनेगी। तो सेल्यूकस क्या कर सकता है, सेल्यूकस के पास वैसे भी कोई ऑप्शन है नहीं है उस टाइम पे। तो सेल्यूकस बोलता है ठीक है दोस्त, कर लेते हैं शादी, है ना, मेरी बेटी वैसे भी कुंवारी है, तो चलो बढ़िया राजा के पास जा रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे चाणक्य एक और पेच चढ़ाते हैं कि जो सेल्यूकस को बोलते हैं कि जो हेलेना और चंद्रगुप्त का बेसिकली जो बच्चा होगा वो कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो उत्तराधिकारी बनेगा वो भारत वंश का व्यक्ति ही बन सकता है। तो ये एक छोटा सा पेच और था इसके अंदर, है ना। हालांकि ये देखिए कि जब हेलेना जो वहाँ से यहाँ आ गई, है ना, बलूचिस्तान से अपने बाप के घर को छोड़ के, लेकिन यहाँ भी ये बहुत सारे कारनामे करती है, बहुत सारे षड्यंत्र करती है। तो वो एक अलग कहानी है कि कितना ज़्यादा फसाद यहाँ पे डाल के रखती है चंद्रगुप्त के महल में। तो उसके अंदर अभी हम नहीं घुसेंगे, क्योंकि वो एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजमहल की इंटरनल डिस्टर्बेंसेज एक डिफरेंट थिंग होती है ना। हम जो है माइक्रोस्कोपिक ना होके मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, कि बड़े स्केल पे देखते हैं कि चीज़ें क्या हो रही थी जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है हमारे, ठीक है दोस्त। चलिए, अच्छा अब देखिए कि चाणक्य जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखते हैं,
और इस किताब का जो नाम है वो है अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र किताब है ये लगभग हर एग्जाम के अंदर अर्थशास्त्र किताब से क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र को हमेशा याद रखिएगा कि ये चाणक्य ने या फिर कहें कि कौटिल्य ने या फिर विष्णुगुप्त ने, ये तीन नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, इन्होंने लिखी है। जिसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के बारे में, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना, ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। अब इसके जो है ऐसा नहीं कि ये बुक्स केवल एक छोटी सी किताब है, इसके 7 लिम्स हैं, ठीक है, 7 इसके अंग हैं, एक तरह से इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और वो 7 अंग कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला जो है वो है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है द रूलर, यानी कि राजा की या फिर हेड ऑफ स्टेट की बात हो रही है। दूसरा है अमात्य, ये होता है द मेन मिनिस्टर, एक तरह से कह सकते हैं, जिसको इन्होंने आई से डिनोट किया, ठीक है, इसको हेड से किया है, इसको आई से किया है डिनोट। 7 लिम्ब मैंने बोला ना कि 7 अंग हैं, तो उन अंगों की बात हो रही है कि हेड जो है वो राजा है यानी स्वामी है, अमात्य यानी कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, वो है आंख यानी कि आई। और फिर जो जनपद है, जनपद का मतलब होता है कि लोग जो है वहाँ पे, ठीक है, जितने भी लोग रह रहे हैं और उस पूरे की पूरी टेरिटरी या उस एरिया की पॉपुलेशन आप कह लीजिए एक तरह से, वो क्या हो गया, फीट हो गया, है ना, पैरों से, कि उतने जो है फुटफॉल है वहाँ पे, उतना पैर यहाँ पे ज़मीन पे है। उसके बाद जो दुर्ग है वो क्या है, फोर्टिफिकेशन। अब दुर्ग एक तरह से बोल सकते हैं आर्म, ठीक है, बाजू जो है, मजबूती जो है कौन देगा, दुर्ग देगा, किला देगा, है ना, फोर्टिफिकेशन उसकी। फिर 5वां है कोश। कोश का मतलब होता है धन यानी कि ट्रेजर। तो हमारा जो है धन को इन्होंने किससे डिपिक्ट किया है, माउथ से, है ना, यानी कि भर लो जितना भी भर सकते हो अपने अंदर, वही वाली चीज़ है ये। उसके बाद जो है दंड, 6 नंबर पे दंड, ये है आर्मी। अब जो आर्मी को डिपिक्ट किया है इन्होंने वो किया है ब्रेन से या फिर अपने माइंड से जो है आर्मी को डिपिक्ट किया है। क्योंकि आप देखिए कि आपकी सबसे बड़ी आर्मी आपका ब्रेन ही है। आप किसी भी मुसीबत में फंसे सबसे पहले जो है यही काम करेगी बुद्धि, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। सिर्फ शक्ति से भी कुछ नहीं होता, बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। फिर जो है मित्र, मित्र होता है अलायंस, और ये आ जाएगा आपका ईयर, ठीक है, आपके कान आपके साथी होते हैं, है ना, कहीं आप नहीं भी देख रहे हैं, फील नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी दूर पे भी कोई बात है तो आपके कानों में पहुंच गई, तो आपको पता लग गया कि भैया ये आपके लिए ठीक नहीं है ना। या फिर किसी दोस्त ने आपको कुछ बता दिया कि भैया तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है, तो वो कैसे पता लगा, कानों से ही तो पता लगा ना, उसने आके तुम्हें बताया और तुम्हें अपने कानों से सुना। तो ईयर को जो डिनोट किया गया वो एक अलायंस से यानी कि एक दोस्त के हिसाब से उसको ट्रीट किया गया। तो ये 7 लिम्स हैं। क्वेश्चन ये इस पे पेपर में आ रखे हैं, 7 के 7 लिम्स आपको याद होने चाहिए। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं आता। अब डिटेल में पूछता तो इस पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं, 7 लिम्स के ऊपर भी आया है क्वेश्चन। तो हालांकि ये आया था कि सीधा सीधा कि बताओ कितने लिम्स हैं अर्थशास्त्र में, तो ऑब्वियस ही बात आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रगुप्त का आप साम्राज्य अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य जो है, जिसको ग्रीक एम्पायर एक तरह से आप कह सकते हैं, वो इस तरफ फैला हुआ है। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि ये कांधार दिख रहा है आपको, ये अफगानिस्तान का एरिया आज की डेट में एक तरह से कह लीजिए। तो ये जो है, ये भी जो है एक तरह से सेल्यूकस जो है इनको देता है, ठीक है। आप ये सोचिए कि अलेक्जेंडर यहाँ तक आ गया था, ये दिख रही है रिवर इंडस, यहाँ तक अलेक्जेंडर आ गया था। तो इतना एरिया एक तरह से ये जो सेल्यूकस है ये किसको दे रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को दे रहा है, क्योंकि देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है दोस्त। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा जो है एरिया चंद्रगुप्त ने अपने अंडर करवा लिया था। और वहीं पर अगर आप बिल्कुल इस तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे अगर कोई पॉइंट है ना, वो है, आप ध्यान दीजिए, ये ब्रह्मगिरी, यहाँ लिखा भी हुआ है मैप पे। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि मौर्यन एम्पायर की साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे ब्रह्मगिरी है, ठीक है। यानी कि साउथ में ये कहाँ तक फैला हुआ है, ब्रह्मगिरी तक फैला हुआ है। अब आप ये मत समझना कि इससे नीचे जो एरिया है वहाँ पे भी फैला हुआ था, शायद आपको ये भ्रम हो, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी किंगडम थी ये साउथ की किंगडम थी, है ना। तो यहाँ सारा सिस्टम साउथ वाला चल रहा था, जैसे यहाँ पे चोलास थे, पांड्यास थे, केरला पुत्रास थे। तो कहने का मतलब है कि जो, और ये जो है ये छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन आगे चल के जब हम देखेंगे कि जैसे जैसे इन लोगों को मौका मिला, तो कभी पांड्याज ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो कभी चोलाज ने अपना कर लिया, है ना। तो इसका मतलब है कि बाद में जाके ये पूरी की पूरी टेरिटरी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने, मौर्यों ने यहाँ तक पूरा का पूरा राज्य को संगठित कर रखा था, ठीक है दोस्तों। इसको कह सकते हैं एक तरह से अखंड भारत, जो आपके सामने है अभी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन के बारे में। जो जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन है ये किसने लिखी हुई है, ये है रुद्रदमन ने लिखी हुई है।
और ये बिगेस्ट राइटिंग है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसके अंदर लिखा क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या लिखती है, ये डायरेक्ट पेपर में आ चुका है और किसके बारे में है और किसने लिखी है, एक तरह से तो रुद्रदमन ने लिखी है। और ये जो है बताती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर है पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने क्या करवाया था, सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र के अंदर, है ना। तो आप सौराष्ट्र को गुजरात वाले एरिया से कंपेयर कर सकते हैं, वो सौराष्ट्र है। तो सुदर्शन लेक के ऊपर देखिए पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, लेटेस्ट में तो नहीं पूछे हैं पिछले 3-4 साल में, लेकिन काफ़ी पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते सुदर्शन लेक को। तो जो बिल्ड करवाया है वो तो करवाया पुष्यगुप्त वैश्य ने, ऐसा लिखा गया है। बहुत सारे टेक्स्ट में मैंने देखा यही लिखा हुआ है ना। कई जगह पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि नहीं नहीं ये तो रुद्रदमन ने करवाया, लेकिन कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ कि जो बनवाया है वो तो पुष्यगुप्त ने बनवाया, यानी कि मौर्यों ने बनवाया, यही आप बोलेंगे, है ना। ये मौर्यों का ही एक तरह से गवर्नर है, लेकिन इसकी रीबिल्डिंग अगर कोई पूछे तो किसने करवाई है, क्योंकि हर चीज़ का देखिए जर्जर होना ऑब्वियस सी बात है, तय है। आज कितनी बड़ी इमारत हो जाए, आप बुर्ज खलीफा को देख लीजिए, कल को क्या टूटेगा नहीं क्या, किसी ना किसी दिन तो जर्जर होगा ना। आपका घर देख लीजिए, कभी ना कभी तो रिपेयर करवाएंगे। तो वो जो रीबिल्डिंग करवाई है वो अशोका ने करवाई है, लेकिन आगे चल के जो है फर्दर हम अगले जो बहुत सारी ईयर्स में देखते हैं, तो तब जाके जो है काफ़ी आगे चल के जो है लेटर रिबिल्डिंग जो है वो रुद्रदमन करवाता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 अलग अलग पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो वेस्टर्न पार्ट तक पूरी की पूरी एक्सपेंशन कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। वेस्ट क्या है, ये देखिए वो ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो आप देखिए ना वेस्टर्न पार्ट तक जो है पूरी की पूरी एक्सपेंशन चंद्रगुप्त ने कर तो दी, और कैसे होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि क्या बनता है। देखो ग्रीक्स के साथ समझौता हो चुका है, अब जो ग्रीक्स हैं यहाँ पे भारत के अंदर एक एम्बेसडर भेजते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज आप देखिए कि हम अलग अलग कंट्रीज में अपना एक एम्बेसडर भेजते हैं। आपने MBA वाले देखे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाले, है ना। अब ये जितने भी MBA वाले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाले, सॉरी, है ना, तो ये बाहर जाते हैं, विदेश के अंदर जाते हैं, और इनके ऊपर जो होते हैं फॉरेन सर्विसेज वाले रहते हैं लोग, है ना। तो ये जितने भी फॉरेन सर्विसेज वाले रहते हैं, ये क्या है, एक तरह से ये एम्बेसडर के तौर पे, भारत के एम्बेसडर के तौर पे बाहर काम करते हैं। अब मान लो कि कल को आप USA में चले गए, है ना, MBA में लग के, तो आप किसी ना किसी फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सिविल सर्वेंट के अंडर काम कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या है, एक तरह से एम्बेसडर है भारत का, कि वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन करना है हमें उन लोगों के साथ या उन लोगों को हमारे साथ, तो हमारा एक बंदा वहाँ पे मौजूद है, सिंपल सी बात। या फिर आप देखिए कि कोई भारतीय है, उसको कोई अर्जेंसी बढ़ गई, या फिर वहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसा इशू खड़ा हो गया कि बहुत सारे लोग फंस गए, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हमारा एक बंदा है जो मैनेज इजीली कर सकता है, समझिए। ऐसे ही यहाँ पे होता था कि जो एम्बेसडर के तौर पे है, सेल्यूकस ने किसको भेज रखा था भारत के अंदर, मेगास्थनीज को। अब इससे बार बार सवाल आता है, मेगास्थनीज से सवाल ये आता है कि इसने बताओ कौन सी किताब लिखी, तो आपको बताना है इंडिका किताब इसने लिखी थी। और इंडिका किताब में ना देखिए सिर्फ लोग इतना पढ़ा देते हैं, लेकिन पेपर में इस बार जो है 2 कदम ऊपर चला गया एग्जामिनर। उसने बोला कि इंडिका किताब के अंदर बताओ कि इंडिया की कितने क्लासिफिकेशन जो है मेगास्थनीज ने की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज ने इंडिया की सोसाइटी के 7 क्लासेस के क्लासिफिकेशन किया है, यानी कि इसने जो मेंशन किया है अपनी किताब के अंदर 7 क्लासेस को मेंशन किया है, 7 श्रेणियों को, भारतीयों की 7 श्रेणियों को जो है, या 7 क्लासेस को जो है, उनका उल्लेख जो है इसने अपनी किताब इंडिका में किया है। तो ये किसका, एक तो ये ध्यान रखिएगा एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, दूसरा इसका नाम था मेगास्थनीज, तीसरा इसकी किताब थी इंडिका, चौथा पॉइंट है कि इसने 7 क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में इसमें बताया है। इतना तय हो गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या अडॉप्ट किया था, जैनिज्म, यानी कि किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये वही केस है, अगर आपने जैनिज्म वाला चैप्टर देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भद्रबाहु, जो कि एक डिसिपल ही है अपना महावीर स्वामी का, एक तरह से कह सकते हैं ना, वो आगे चलते चलते वो डिसिपल ऐसे ही बन रहे हैं ना, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो उसमें जाके आप देख लीजिएगा। तो भद्रबाहु जो है एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाता है और बोलता है कि जितना तुमने खून बहाया है, तो यहाँ तो फेमाइन आनी ही आनी है, केवल और केवल एक्सपेंशन के लिए तुमने इतना खून बहा दिया, तो तुम्हें जो है इसका
लेखा जोखा तो देना पड़ेगा। तो वहाँ से एक उनके अंदर जो है वैराग्य की भावना पैदा करते हैं और फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य जब छोड़ देते हैं पूरा का पूरा राजपाट और जैन धर्म की पूरे के पूरे प्रचार में और उसकी स्थापना में लग जाते हैं, है ना। और वो कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटका चले जाते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो श्रावण बेलागोला में चले जाते हैं। एग्जैक्ट पेपर के अंदर ये पूछा जा चुका है कि कहाँ गए थे, तो श्रावण बेलागोला में गए थे और अपने अंतिम समय तक वो वहीं रहे थे। और एक जो जैन धर्म के अंदर क्या होता है कि आपको फास्ट करना होता है, यानी कि आपको व्रत रखना होता है जब तक कि आप भूख से मर ना जाए, है ना। तो वो जो है उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया अपना जीवन त्यागने के लिए, यानी कि एक तरह से स्वेच्छा मृत्यु वाली बात होगी। और इसको अगर आप जैन धर्म के भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलते क्या हैं, तो इसको साले खाना बोलते हैं, ठीक है। साले खाना खा ले, मैंने इस तरीके से आप लोग को याद भी करवाता हूँ हमेशा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसके पास कौन आया था, भद्रबाहु आया था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को जैनिज्म में कन्वर्ट करवाया, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है वो क्या बोलते हैं कि ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मुरा का पुत्र है, यानी कि एक शूद्र वोमेन का पुत्र है जो कि नंदों की कोर्ट के अंदर थी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अर्लियर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सेज ही बिलोंग टू मौर्य क्षत्रिय क्लैन। देखो अब यहाँ पे अब अगर आप अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे तो जो वेदों वाले लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला ना कि जैन धर्म बुद्ध धर्म ये आ ही किस लिए रहे थे, क्योंकि वैदिक लोग जो थे थोड़ा सा करप्ट हो चुके थे, तो उनका एक सब्स्टिट्यूट पैदा किया था जैनिज्म और बुद्धिज़्म ने। लेकिन आपको ये समझना है कि जो अपना वैदिक वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये एक शूद्र वुमेन का बेटा है, जबकि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, बुद्धिज्म वाले बोल रहे हैं ये मौर्य क्षत्रिय क्लैन से था। तो अब जो भी हो, हालांकि जो मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि ये शूद्र ही था, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। और इसको बहुत सारे टेक्स्ट में वृषला या फिर कुलहीन भी बोला गया है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन आप देखिए कि चाणक्य भी एक ब्राह्मण ही है और वो इसी वृषल को, इसी कुलहीन को आगे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने में हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये अब देखिए कि अपनी अपनी सोच है, अपने अपना जैसा भी जिसको सही लगता है ना। मैंने बोला ना हर तरह के व्यक्ति उस टाइम भी रहे होंगे, हर तरह के व्यक्ति आज भी हैं, तो आइटम हर जगह मिलेंगे आपको, है ना। तो उसका कुछ इलाज नहीं है। इसके बाद उसका ओरिजिन तो क्लियर नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ना ही उसकी कास्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य की क्लियर है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, कोई पूछेगा नहीं पेपर में आपसे। इसके बाद वो डाई कहाँ होते हैं, श्रावण बेलागोला में होते हैं, मैंने बता दिया है कहाँ है, ये कर्नाटका में है। और साले खाना एक प्रैक्टिस है जिसमें फास्ट करना है जब तक कि आपको मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती है। अब अगला जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जब डेथ होती है तो वो किसको अपना उत्तराधिकारी बना के जा चुके हैं, यहाँ पे वो अपने बेटे बिंदुसार को जो है उत्तराधिकारी बना के जा चुके हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आया था मेगास्थनीस, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, लेकिन वहीं पे यहाँ जो है बिंदुसार, इनकी कोर्ट में अलग व्यक्ति आएगा और ऐसे ही जो अशोक है उसकी कोर्ट में अलग व्यक्ति आएगा। तो तीन जो मेन राजा हैं मौर्य के, और ये तीनों राजाओं के बारे में सब कुछ अपने को पता होना चाहिए। तो अब दूसरा राजा आ चुका है और इसका नाम है बिंदुसार, ठीक है। बिंबिसार से कभी भी इसको मैच मत कर देना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते, बिंबिसार को ही बिंदुसार समझ लेते। बिंदुसार मौर्यन राजा है और बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी का राजा है दोस्त। तो हर्यंका डायनेस्टी तो इससे पहले आ चुकी है, काफ़ी पहले आ चुकी है ना। तो 100-200 साल का फर्क हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत करना इस चीज़ को, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। अब देखो जो ग्रीक लोग थे, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ना, तो कि बिंदुसार को क्या बुलाया करते थे, तो वो अमित्रोचैत्स बुलाया करते थे या अमित्रोघात भी बुलाया करते थे। इसका मतलब क्या है अमित्रोचैत्स और अमित्रोघात का? इसका मतलब है दोस्त कि जो दुश्मनों का कहर है या दुश्मनों का नाश करने वाला है ना, यानी कि दुश्मनों को खत्म करने वाला है, उसको बोलते हैं अमित्रोघात या अमित्रोचैत्स। 297 बीसी से 268 बीसी के बीच में इसका राज रहा है। और इसके अलावा अगर आप वायु पुराण पढ़ेंगे तो वायु पुराण में जो है इसके बारे में बोला गया है कि ये भद्रसार है इसका नाम, ठीक है दोस्त। एक हमें मौर्यों के बारे में विष्णु पुराण से भी पता लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। विष्णु पुराण से भी पता लगता है मौर्यों के बारे में, ये भी एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायु पुराण से भी पता लग रहा है, विष्णु पुराण से भी। अच्छा, जैन लोग जो हैं इसको किस नाम से जानते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, इसको सिंह सेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिंह सेन से। और इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको क्या बोला गया है, विनर ऑफ 16 स्टेट्स बोला गया है, ठीक है दोस्त।
तो बुद्धिस्ट स्कॉलर है तारानाथ, वो बोलते हैं कि ये 16 स्टेट्स के विनर हैं, 16 स्टेट्स जो हैं इनके अंडर काम किया करती थी। और इन्होंने जो है एक्सपेंशन कर दिया था साउथ तक, पूरा साउथ तक भी जो है एक तरह से वो भी क्या है मौर्यों के अंडर कंप्लीट था, है ना। ये हो सकता है कि उनको फ्यूडेटरी बना के रखा हो, सामंत बना के रखा हो, लेकिन है वो मौर्यों के अंडर एक तरह से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, इसके अलावा आप देखिए कि उस टाइम पे सीरिया का जो राजा, मैंने आपको बोला ना कि सिकंदर के बाद जो है बहुत सारा एम्पायर जो उसका था वो ब्रेक हो गया था अलग अलग लोगों के बीच में। तो अब जैसे एंटियोचूस क्या है, ये है सीरिया का राजा उस टाइम पे। अब ये एंटियोकस भी बोल सकते हैं आप, एंटियोचूस भी बोल सकते हैं। एंटियोचूस से जल्दी याद हो जाएगा, एंटियोकस याद नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। तो एंटियोचूस जो है आपने वो बचपन में खाए होंगे लॉलीपॉप जो होते हैं ना, चूपे होते थे ना, तो वही वाला है, चूस वहाँ से याद आ जाता है। तो एंटियोचूस जो है ये क्या है, ये डिमाचूस को भेजता है तो ये किसको भेज रहा है, डिमाचूस को भेज रहा है। ये आप याद रखिएगा भाई, नाम ये सीधे सीधे हंसी वाले नाम है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये सीधा पेपर में आएगा आपको, है ना। कि बताओ कि डिमाचूस को किसके दरबार में भेजा गया, तो आप बोलेंगे बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। किसने भेजा, तो आप बोलेंगे एंटियोचूस ने भेजा। कहाँ का राजा है एंटियोचूस, तो सीरिया का राजा है। ये कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ही रोट टू एंटियोचूस ऑफ सीरिया एंड आस्क्ड फॉर सम स्वीट्स वाइन ड्राई फिग्स एंड सोफिस, यानी कि बिंदुसार जो है एंटियोचूस को लिखता है कि मुझे भैया वहाँ की कुछ मिठाइयाँ, वाइन, ड्राई फिग्स, ये सब चीज़ें भेजी जाएं। ठीक है, जो भी है ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिखता है उसको। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि जो एंटियोचूस या एंटियोकस है ये किसका कंटेम्प्रेरी है, ये बिंदुसार का कंटेम्प्रेरी है। और सेल्यूकस निकेटर किसका कंटेम्प्रेरी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी है। इस तरीके से आपको ये याद रखने मेन मेन राजाओं के नाम। इसके अलावा ये मैं बता ही चुका हूँ डिमाचूस के बारे में। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि ड्यूरिंग हिज रेन अ रिवोल्ट टुक प्लेस एट तक्षशिला। अब तक्षशिला जो है ये कहाँ पे है, ये इंडस और झेलम के बीच का एरिया है, ठीक है। मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडस और झेलम के बीच का एरिया एक तरह से हो गया। और यहाँ पे देखिए जब रिवोल्ट हो जाता है तो सबसे पहले तो ये अपने बेटे सुशीन को भेजता है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसे केस में फिर ये जो किसको भेज रहा है, फिर ये अशोका को भेजता है, ठीक है। तो अशोका जब वहाँ जाते हैं तो वो अच्छा खासा कहर बरपा देते हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले लेते हैं। और इसी वजह से अशोक को जो है उज्जैन और तक्षशिला के अंदर एक तरह से गवर्नरशिप भी दे रखी थी। यहाँ पे सारा का सारा राज्यपाठ जो है अशोका के अंडर ही था, गवर्नरशिप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन मेन राजा जो है वो बिंदुसारी माना जाएगा। और इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि बिंदुसार को द लैंड बिटवीन टू सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को इसने जीता था। यानी कि एक तरह से ये भी आप बोल सकते हैं कि ही वॉज द कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। अगर आप ध्यान दें तो जब आप भारत का मैप बनाते हैं तो मैप के इस तरफ है अरेबियन सी और इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इनके बीच का एरिया का राजा या इनके बीच के एरिया को जीतने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का एरिया ये भारत का साउथ ही है पूरे का पूरा, तो यहाँ का राजा भी इसी को बोला जाता है, ठीक है दोस्त। इसके अलावा जैसे आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म को फॉलो किया था, लेकिन अगर बिंदुसार के बारे में पूछ लिया जाए कि इसने किसको फॉलो किया था, तो इसने आजीविका सेक्ट को फॉलो किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। इसने आजीविका सेक्ट को फॉलो किया था और आजीविका सेक्ट के फाउंडर अगर कोई पूछ ले तो मखाली पुत्र घोषाल है। तो ये आप ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि सीधा सीधा पेपर में ये आजीविका सेक्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेपर में आया है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैंने, स्टार इसीलिए मार्क कर दिया। लेकिन और मखाली पुत्र घोषाल का भी आ रखा है कि किसने आजीविका सेक्टर को फाउंड किया, तो ये दोनों ही आ रखे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने एनालिसिस कर रखी है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको चीज़ें, अगर मैंने की ना होती तो मैं भी कहाँ से बता पाता। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। अच्छा ये अशोका है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो अशोका है ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि क्या है कि वही मैंने बताया कि बहुत लंबे सेशन हो जाएंगे ये, और अशोका जब हम शुरू करेंगे तो कब समय निकलता जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा, बहुत लंबा है अशोका और वो सारी चीज़ें अशोका की याद करनी पड़ेगी। तो सोच रहा हूँ एक अलग से पूरा सेशन ही अशोका का बना देते हैं, ठीक है दोस्त। और फिर एक सेशन बनेगा मौर्यंस की आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको कोई भी कसर छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्त, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं कवर कर दूँ, ताकि मेंस तक आपका सारे का सारे चीज़ें आपके हाथ में हों और आप एकदम से संगठित फील करें, आप सोचें कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा।
ठीक है दोस्त। प्री का सिलेक्शन तो वैसे भी VOD 1 देख के भी हो जाएगा, लेकिन मेंस का है असली गेम। तो मेंस में तो भैया कोई आपको नहीं बचा सकता, केवल यही कोर्स है जो आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ जीवी कक्षा ऐप पे जाइए, 5 स्टार की रेटिंग दीजिए अगर आपको ये सारे के सारे सेशन अच्छे लग रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।